नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। आरएसएस और बीजेपी मसाजिद और दरगाहों के जरिए नफरत को दे रही है फ़रोग़। अजमेर दरगाह मामले पर असदुद्दीन अवैसी का बड़ा बयान। कहा, नेहरू से लेकर मोदी भी रवाना करते हैं अजमेर चादर। वक्त तरमीमी बिल 2024 जेपीसी की मुद्दत कार बढ़ाने से मुताल्लिक़ करारदाद लोकसभा में मंजूर। प्रियंका गांधी ने लोकसभा की रुकनीत का हल्फ लिया। वायनाड में शानदार कामयाबी के बाद पहुंची पार्लियामेंट। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी में ताख़ीर, संजय रावत ने उठाए सवाल। कहा, अक्सरियत मिलने के बावजूद ताख़ीर समझ से बाहर। दिल्ली दुनिया की सबसे गैर महफूज राजधानी। केजरीवाल ने बढ़ते जराइम के लिए अमित शाह को ठहराया जिम्मेदार। नहीं, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। अजमेर की अदालत ने अजमेर दरगाह को शिव मंदिर होने का दावा कबूल करने वाली अर्जी को कबूल कर लिया। अदालत ने दरगाह कमेटी और ISO को समन जारी करके तलब किया। ये दरख्वास्त हिंदू सेना के कौमी सर विष्णु गुप्ता ने दायर की थी। अर्जी में दावा किया गया है कि ये जगह भगवान महादेव की एक मंदिर है। कबलजी अजमेर की एक अदालत ने विष्णु गुप्ता की अर्जी को मुस्तरद कर दिया था, जिसमें अजमेर दरगाह को शिव मंदिर करार देने की कोशिश की गई थी। आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाया, कुछ ना कुछ कमियां रही। सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है और आज फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर पता किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। एक सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम के यहाँ पे वाद दायर हुआ जो दरगाह कमेटी के खिलाफ था। इसके अंदर ये हमारे वादी का ये है कि हम उसमें शिव मंदिर था पहले वो पूजा करना चाहते हैं, जिसमें न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और आगामी तारीख को उनके नोटिस तामील होने के बाद में जब भी वो आते हैं तो उनके अधिवक्ता या फिर कमेटी द्वारा अपना जो भी पक्ष रखा जाएगा। आज क्या रहा? आज नोटिस जारी हुए हैं तीनों पक्षों को और आगामी तारीख के लिए उनको नोटिस दिए हुए। रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी की जानिब से अजमेर दरगाह मामले में अदालत के फैसले पर अहम बयान जारी किया गया है। असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया से बातचीत में कहा, 800 साल से अजमेर दरगाह का अपना वजूद है। इन्होंने कहा कि नेहरू से लेकर मोदी भी दरगाह के लिए चादर रवाना करते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने RSS और बीजेपी को मुल्क में नफरत की फिजा को परवान चढ़ाने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने अजमेर की निचली अदालत के फैसले पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि मुल्क में बीजेपी की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की सियासत कर रहे हैं। सामने आया है, दावा किया जा रहा है ये हिंदू मंदिर था, अपील कोर्ट ने दी। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है?
आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था, कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन संभल तशद्दुद और अडानी रिश्वत मामले पर बहस का मुतालबा कर रही है, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं मिल रही है। नतीजेकार दोनों ऐवानों में ज़ोरदार हंगामा हो रहा है और कार्रवाई बार बार मुलतवी हो रही है। इस दरमियान आज एक बड़ी पेशरफ्त तब हुई जब वक्त तरमीमी बिल 2024 का जायज़ा लेने के लिए तश्कील जेपीसी जॉइंट पार्लिमानी कमेटी की मुद्दतकार बढ़ाने से मुताल्लिक़ करारदाद पेश की गई और फिर हंगामे के दरमियान इसे मंजूरी भी मिल गई। अडानी ग्रुप में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुतालबा करते हुए राज्यसभा में आज भी अपोजिशन अरकान का हंगामा जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। पहले इल्तिवा के बाद जब चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने वक्फ़ा सवाल के लिए ऐवान की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की तो कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान अपनी नशिस्तों से आगे खड़े हो गए और ऊंची आवाज़ में बोलने लगे। इससे कबल भी वक्फ़ा सिफर के दौरान अपोजिशन अरकान ने जेपीसी की तश्कील का मुतालबा करते हुए हंगामा किया था, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी। ऐवान में जारी हंगामारी के बाद आज भी वक्फ़ा सफ़र में खलल पड़ा और वक्फ़ा सवाल नहीं हो सका। केरला की वायनाड लोकसभा सीट से ज़िमनी इंतखाब में शानदार जीत हासिल करने वाली कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी वड्रा ने आज लोकसभा की रुकनीत ले ली। प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट पर 4 लाख से ज़्यादा वोटों के फ़र्क से कामयाबी हासिल की है। आम इंतखाबात में उनके भाई राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली पार्लिमानी सीट के साथ ये सीट जीती थी, लेकिन बाद में इन्होंने इस सीट से इस्तीफा देकर अपनी बहन प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। शिवसेना यूबीटी कायद संजय रावत ने महाराष्ट्र के नताइज और हुकूमत साजी में ताख़ीर पर सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि अवाम जानना चाहती है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को अक्सरियत मिलने के बावजूद भी हुकूमत बनने में क्यों ताख़ीर हो रही है। संजय रावत ने कहा कि 7 दिन गुजर गए लेकिन आप वज़ीर आला तय नहीं कर सके। होने वाली है दिल्ली में, 3 कैंडिडेट्स दिल्ली आ रहे हैं, मुख्यमंत्री देखने के लिए कौन बनेंगे? बात ऐसी है कि उनके पास पूरा बहुमत है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के लगभग 140 विधायक हैं जो बहुमत से बहुत करीब है। हाँ, फिर भी 7 दिन के बाद भी ये बहुमत वाली एक जो महायुति है वो महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है। क्या कारण है, क्या चल रहा है आपस में? हम चाहते हैं कि अगर आपको बहुमत मिला है तो 24 घंटे में आपका मुख्यमंत्री तय होना चाहिए था, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन मोदी और शाह जी को और उनके नेताओं को पार्टी के मुख्यमंत्री तय करने में इतनी कठिनाई क्या है, यह हमारी जनता जानना चाहती है। एकनाथ शिंदे ने कल एक स्टेप बैक लेते हुए ये कहा कि मोदी शाह जो कहेंगे वो मंजूर है डिसीजन। और क्या कर सकते हैं? उनके सामने कौन सा विकल्प था, आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं, शिवसेना नाम से राजनीति करते हैं, लेकिन उसके भविष्य का फैसला दिल्ली से होता है। बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना का भविष्य कभी दिल्ली में तय नहीं हुआ, मुंबई में तय हुआ है। हम कभी दिल्ली में नहीं गए। अटल जी थे, अडवाणी जी थे, और भी नेता थे। कभी हम दिल्ली में जाकर शिवसेना के बारे में फैसला कीजिए, ऐसे हम कभी उनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं। जो निर्णय लेना था हमने लिया, आज भी हम लेते हैं। जो उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में शिवसेना है, हमारा निर्णय हम लेते हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी सर और कन्वीनर साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने
वजीर दाखिला अमित शाह को निशाना बनाते हुए उन्हें दिल्ली में बढ़ते जराइम के लिए जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुल्क की राजधानी की मौजूदा हालत को बेहद संगीन करार दिया। इन्होंने कहा कि हर तरफ खून खराबा हो रहा है और दिल्ली दुनिया की सबसे गैर महफूज राजधानी बन गई है। यहाँ के लोग दहशत और खौफ के माहौल में जीने पर मजबूर हैं। आप कन्वीनर ने वज़ारत दाखिला पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली के निज़ाम कानून की जिम्मेदारी वज़ीर दाखिला अमित शाह के पास है, लेकिन हालत में सुधार के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हम लोगों ने सुना था 90 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का पूरा दबदबा था, खुलेआम सड़कों पे गोलियां चलती थी, व्यापारियों को फिरौती आया करती थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली एक दिन ये माहौल देखेगी। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर्स का कब्जा हो गया है, खुलेआम व्यापारियों को फिरौती की फोन आ रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। आज मैं यहां पे नांगलोई जाट में यहां के एक व्यापारी हैं रोशन लाल जी, कुछ दिन पहले उनके यहां सुबह उन्होंने 8 बजे शटर खोला और बता रहे हैं कि 9:15 बजे 2 लोगों ने आके उनकी दुकान के ऊपर गोलियां चलाई। कौन थे वो लोग, क्या चाहते थे, किसी को नहीं पता। अब उन दोनों लोगों ने जिन्होंने गोलियां चलाई उनको तो पकड़ लिया गया है, लेकिन कोई ऐसे ही आके तो गोली चलाता नहीं है। उन्होंने किस मकसद से गोलियां चलाई, उनके पीछे कौन है, उनके मास्टरमाइंड कौन है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज मैं इनसे मिलने के लिए आया था, मेरा और कोई मकसद नहीं था। मैं दिल्ली का पहले मुख्यमंत्री था, आम आदमी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं, जनता के बीच में रहता हूं, जनता की समस्याओं को उठाना मेरा धर्म है। उस नाते मैं उनसे मिलने के लिए आया था, तो मैं ये देख रहा हूं यहाँ पे बीजेपी ने अपने हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे कर दिए हैं। मेरी गाड़ी को रोक लिया गया, उनकी दुकान तक नहीं जाने दिया गया और मेरे को रास्ते में ही रोक के यहाँ पे उनके सुपुत्र को यहाँ आना पड़ा। रोशन लाल जी से मुझे मिलने तक नहीं दिया गया, उनके सुपुत्र को दुकान से निकल के मुझे यहाँ रास्ते में मिलने के लिए आना पड़ा। इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? अमित शाह जी की यह जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली उनके अंडर में आती है। आज अमित शाह जी ने दिल्ली का ये हाल कर दिया कि आज ये गैंगस्टर कैपिटल और एक्सटॉर्शन कैपिटल बन चुकी है दिल्ली। एक मिनट, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, केजरीवाल को रोकने से क्या होगा? क्राइम को रोको, अपराध को रोको। मेरे को रोकने से क्या होगा? मैं अगर आज मिल लेता तो क्या आफत आ जाती? आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि केजरीवाल को रोशन लाल जी की दुकान तक नहीं जाने दे रहे? तो मैं चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, ताकि आम लोग, महिलाएं, व्यापारी चैन से जिंदगी जी सके। समाजवादी कायद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के संभल के कशीदा हालात और हलाकतों पर मीडिया के सवालात का जवाब दिया। अखिलेश ने पुलिस की गोलियों से मासूम लोगों की जानें लेने का इल्जाम लगाया। इन्होंने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर एक तरफा कार्रवाइयां और किसी मखसूस तबके को निशाना बनाने को दस्तूर की खिलाफ वर्जी करार दिया। देखिए, ये सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और चुनाव में जो वोट की लूट हुई थी, जिस तरीके से चुनाव को प्रशासन की ताकत से और वोट को डलवा करके अधिकारियों के माध्यम से जो चुनाव जीता, उस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने दंगा कराया है। अगर सर्वे की बात थी, जब पहली बार सर्वे हुआ तो किसी को आपत्ति नहीं थी, सबने मिलजुल करके सर्वे कराया। दूसरी बार जो सर्वे हुआ उसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। पूरा दोष, और अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां का प्रशासन जिम्मेदार है। और अगर ये होर्डिंग, जुर्माना, उनके नाम जारी करना, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके भी नाम जारी करने चाहिए, जो सर्वे के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सर्वे के समय गए थे। कम से कम उनके नाम तो जारी हों। दोषी वही लोग भी हैं, क्योंकि सर्वे की टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे जा सकते हैं? और ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली लखनऊ की जो लड़ाई है उसमें आम आदमी पिस रहा है, जनता पिस रही है। और लखनऊ वालों को ये पता है कि कभी दिल्ली वालों ने भी इसी तरीके की घटना कर करके दिल्ली तक पहुंचे थे। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब देखना यह है कि राजधर्म कौन किसको याद दिलाता है। जो राजधर्म की बात है वो अब कौन, लखनऊ वाले, दिल्ली वाले, अब कौन किसको याद दिलाएगा? ये सबसे बड़ी
बात है, क्योंकि दोनों सरकारें देख रही हैं आखिरकार के अन्याय हो रहा है। और आपको याद होगा जब बुलडोजर रोका गया तो जुर्माना सरकार को देना पड़ा, और आज ऐसी परिस्थितियां हैं जहां वो सीसीटीवी वीडियोस अगर रिलीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेट खुलने के बाद तमाम वो वीडियो, तमाम वो ऐसी हो सकता है वो निकलें जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी नजर आए। समाजवादी रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क ने संभल के हालात पर अहाता पार्लियामेंट में मीडिया से बातचीत की। इन्होंने मरकजी और रियासती योगी हुकूमत से सवाल किया कि आखिर हालात बिगड़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा। इन्होंने उत्तर प्रदेश में मजहबी सियासत करने की योगी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार फोटो चस्पा कर ही नहीं सकते ये, और अगर फोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जाकर के इनकी रिट दायर करूंगा। और जहां तक वसूलियाबी की बात है, वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। और इस चीज को मैं जो कह रहा हूं वो किसी बुनियाद और आधार पर ही कह रहा हूं, हवा में नहीं कह रहा। संभल के अंदर बहुत सुकून के साथ माहौल चल रहा था, सभी धर्मों के लोग मिलकर के रह रहे थे। लेकिन अफसोस है कि इन लोगों ने जो सर्वे का कोर्ट का आदेश था उसको इतनी जल्दबाजी, 1 घंटे के अंदर, 1 से 2 घंटे के अंदर जल्दबाजी दिखाते हुए वहां पर पहुंचे। उसके बावजूद भी उसका पालन किया गया, लेकिन दूसरे सर्वे में भी आज लोग अपना कोऑपरेट कर रहे थे और सर्वे करा रहे थे। बाहर सिर्फ लोगों ने ये जानना चाहा कि आप सर्वे क्यों कर रहे हो दोबारा से, तो उसके एवज में उनको जवाब जुबान से मिलना चाहिए था, लेकिन लाठियों से मिला और गोली चलाई। तो मैं यही चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं अब संभल के बाद में ये लोग अजमेर शरीफ पहुंच के कब तक कहां जाकर के रुकेंगी, ये क्या चाहते हैं, ये इस प्रदेश और देश के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं उसके कानून के साथ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसमें संज्ञान, मैंने भी रिट दायर कर रहा हूं इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, और मैं ये मांग करता हूं कि इस पे जरूर रोक लगनी चाहिए, जिससे कि हमारे प्रदेश और देश का माहौल और जो एकता है वो कायम रह सके और इसका विकास हो सके। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो ये पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपने ये देखा होगा, इन्होंने कहा था कि हमने गोली नहीं चलाई। उसके बाद में जब इनकी वीडियो वायरल हुई तो आपको ये भी दिखा कि इस प्रकार ये गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में जब इनके अपने झूठे साबित हो गए तो इन्होंने इसको रुख को मोड़ना चाहा। इन्होंने कहा कि वो जो है आपस की लड़ाई है। फिर उसके बाद में आपस की लड़ाई के बाद में फिर वहाँ का अधिकारी कह रहा है कि हाँ, वहाँ के जाहिल हम पे गोली चलाएंगे तो हम क्या देखेंगे, मरेंगे मारेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी जनता का ऐसे वीडियो आपको नहीं मिलेगा जिसके पास में कोई हथियार हो, कोई गोली चला रहा हो। तो इसलिए इसकी रिकवरी भी, जो नुकसान हुआ है सरकारी प्रॉपर्टी का और प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उसकी वसूलियाबी इन पुलिस के अधिकारियों से होनी चाहिए। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। आरएसएस और बीजेपी मसाजिद और दरगाहों के जरिए नफरत को दे रही है फरोग। अजमेर दरगाह मामले पर असदुद्दीन अवैसी का बड़ा बयान। कहा, नेहरू से लेकर मोदी भी रवाना करते हैं अजमेर चादर। वक्त तरमीमी बिल 2024 जेपीसी की मुद्दत कार बढ़ाने से मुताल्लिक़ करारदाद लोकसभा में मंजूर। प्रियंका गांधी ने लोकसभा की रुकनीत का हल्फ लिया। वायनाड में शानदार कामयाबी के बाद पहुंची पार्लियामेंट। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी में ताखीर, संजय रावत ने उठाए सवाल। कहा, अक्सरियत मिलने के बावजूद ताखीर समझ से बाहर। दिल्ली दुनिया की सबसे गैर महफूज राजधानी। केजरीवाल ने बढ़ते जराइम के लिए अमित शाह को ठहराया जिम्मेदार। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।